Hello everyone, welcome to FT Plus Academy for Civil Services. So in this video we are going to discuss the current affairs related to your July 8 to July 14th. So let's begin with the first topic now. So the first topic is the revision of electoral rolls. As we all know that the Supreme Court has recently in Bihar allowed the special intensive revision of the electoral rolls to continue. So that is the context of this news. So the Supreme Court has also simultaneously suggested that Aadhaar, your voter ID and ration card should be accepted as the valid documents. So let's begin with what is these electoral roll revision. Okay, and what are the various types of electoral roll revision in India. So basically there are three types. Okay, वन इज़ द इंटेंसिव रिवीजन. तो इंटेंसिव रिवीजन में क्या होता है, दे प्रिपेयर फ्रेश इलेक्टोरल रोल्स. ठीक है, तो यहाँ पर बिल्कुल फ्रेश डिनोवो इलेक्टोरल रोल्स को प्रिपेयर किया जाता है थ्रू हाउस होल्ड हाउस टू हाउस विजिट्स. ठीक है, तो एंड द एलिजिबल वोटर्स दे आर रिकॉर्डेड एज ऑफ अ सेट डेट. तो एक डेट सेट की जाती है एंड उसके बेसिस पे द वोटर्स आर इंक्लूडेड इन द रोल लिस्ट. ये कब किया जाता है, जब मोस्टली आपकी जो एग्जिस्टिंग रोल्स हैं दे आर आइदर आउटडेटेड और इनएक्यूरेट इन नेचर. ठीक है. सेकेंडली आपका होता है समरी रिवीजन. ठीक है, समरी रिवीजन इज़ नथिंग बट इट इज़ अ रेगुलर एनुअल अपडेट जहाँ पर ड्राफ्ट रोल्स को पब्लिश किया जाता है एंड द सिटीजन्स दे कैन रिक्वेस्ट एडिशंस डिलीशन और करेक्शंस. सो देर इज़ नो होम विजिट्स हेयर अंडर दिस कैटेगरी, कोई होम विजिट्स नहीं होते. एंड द थर्ड इज़ द स्पेशल रिवीजन. स्पेशल रिवीजन अकर्स इन एक्सेप्शनल सिचुएशंस, जैसे कि आपने कोई एरिया छोड़ दिया है, कोई मेजर एरर है, ठीक है, या कोई लीगल नीड है, पॉलिटिकल नीड है, तो ये स्पेशल रिवीजन को फॉलो किया जाता है. अब जो बिहार की एक्सरसाइज होगी दैट इज़ गोइंग टू बी ए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन. तो इसमें बोथ एलिमेंट्स रहेंगे, इंटेंसिव रिवीजन के भी और समरी रिवीजन के भी. और दी रिवीजन ऑफ दीज इलेक्टोरल रोल्स इट फॉल्स अंडर द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडियाज़ पावर. ठीक है, तो आपकी जो 1950 का लॉ है उसका सेक्शन 21(3), उसके अंडर these powers are there. Section 21. So these kind of factual details if you include in your answer, that is going to fetch you more marks. ठीक है, 1950 का जो law है उसके basis पे, right? So this is the, so there would be a door to door verification, that is house to house visit, along with using the existing voter list. ठीक है, तो अब ये जो SIR एक्सरसाइज चल रही है दैट इज़ गोइंग टू स्टार्ट इन बिहार. सो दिस इज़ गोइंग टू बी फर्स्ट सच एक्सरसाइज इन 20 ईयर्स. ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ये पहले नहीं हुआ है. तो ECI इन द पास्ट हैज़ कंडक्टेड इंटेंसिव रिविजन्स ऑफ द इलेक्टोरल रोल्स मल्टीपल टाइम्स. 1950 से लेकर 2000 तक बहुत बार हुआ है. ठीक है, तो एन नंबर ऑफ टाइम्स दिस हैज़ बीन अंडरटेकन. सो देयर इज़ नथिंग न्यू. ठीक है, तो अब क्या चीज़ है, अब क्यों कंट्रोवर्सी हुई है. ठीक है, तो बेसिकली फर्स्ट थिंग इज़ दैट द सुप्रीम कोर्ट, और ये जो सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स हैं उसमें उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क भी किए हैं कंसर्न्स द टाइमिंग ऑफ द रिवीजन. सो व्हाट इज़ द टाइमिंग, एज वी नो दैट इन द असेंबली इलेक्शंस इन बिहार आर स्केड्यूल्ड इन नवंबर 2025. तो अब इतनी क्लोज आके इलेक्टोरल रोल्स को रिवाइज करने का क्या पॉइंट है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस. सेकेंड, डॉक्यूमेंट एक्सक्लूजन. ठीक है, तो आपका जो ECI है उन्होंने आधार को एक्सक्लूड किया था फ्रॉम द एक्सेप्टेड लिस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, द आइडेंटिटी और द सिटीजनशिप डॉक्यूमेंट्स. तो कुछ एक्सपर्ट्स, कुछ क्रिटिक्स ये बोलते हैं दिस इज़ बेसिकली सिटीजनशिप स्क्रीनिंग अंडर द गाइज ऑफ वोटर वेरिफिकेशन. तो सिटीजनशिप की आपकी स्क्रीनिंग हो रही है. थर्ड, वोटर डिसएनफ्रेंचमेंट. तो इसमें क्या है, जो आपके जेन्युइन वोटर्स हैं, पर्टिकुलरली जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स हुए लाइक EBCs, दलित्स, वुमेन, माइनॉरिटीज़, तो ये सब एक्सक्लूड हो जाएंगे. अगर आप एक्सेप्टेड डॉक्यूमेंट्स को नहीं मानते हो ड्यू टू द लैक ऑफ एक्सेप्टेड डॉक्यूमेंटेशंस, ये सारे जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स हैं दे विल बी आउट ऑफ द क्वेश्चन, तो ये वोट नहीं डाल पाएंगे.
right? So these are some of the concerns that have been raised, and सुप्रीम कोर्ट ने अभी क्या किया है, उनकी क्या डायरेक्शन है, दे कोर्ट ने स्टे नहीं किया, कोर्ट ने अलाउ किया ईसीआई को कि आप प्रोसीड करो एसआईआर के साथ, बट अगर वायलेशंस मिलता है इन फ्यूचर, तो 28 जुलाई से हेयरिंग होगी, तो अगर आपको वायलेशंस मिलता है सुप्रीम कोर्ट को, तो वो दे हैव रिजर्व द राइट टू इंटरवीन, तो वो कुछ स्टेप उठा सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने ईसीआई को एडवाइस किया है कि आप आधार, वोटर आईडी और राशन कार्ड, ये तीनों डॉक्यूमेंट्स इंक्लूड करो, राइट? तो basically what the Supreme Court has done is that there should be transparency, though they have maintained the autonomy of the ECI in the updation of these electoral rolls, but at simultaneously they have also said, and they have also emphasized the point accountability as well as the transparency. ठीक है, so this is one news that you need to follow on, right? Simultaneously important thing is the voting rights in India. ठीक है, तो इंडिया में एज वी ऑल नो दैट वी हैव यूनिवर्सल एडल्ट, जो आपका सफरेज है फ्रॉम द बिगनिंग इटसेल्फ, ठीक है? तो हमारा जो आर्टिकल 326 है, सो दिस इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी, आर्टिकल 326, तो इट प्रोवाइड्स वोटिंग राइट टू ऑल द एडल्ट्स रिगार्डलेस आपकी क्या एजुकेशन है, कास्ट है, आपका जेंडर क्या है, रिलीजन क्या है, कुछ भी नहीं, आप बस एडल्ट होने चाहिए, ठीक है? एंड दिस वोटिंग एज इट वाज रिड्यूस्ड एज वी ऑल नो फ्रॉम 21 to 18 through the 61st amendment, ठीक है? 1989 61st amendment, this is an important point from your prelims point of view, right? तो इसको लेकर दो एक्ट्स हैं, वी ऑल नो दैट आरपीए 1950 जो आपका इलेक्टोरल रोल से रिलेट करता है, एंड इलेक्टोरल ऑफेंसेस रेगुलेशन ऑफ इलेक्शन से रिलेट करता है 1951 वाला, राइट? तो अब क्या इम्पोर्टेंट है लीगल स्टेटस, अगर हम लीगल स्टेटस की बात करें वोटिंग की, तो दिस इज़ अ क्वेश्चन दैट केम इन योर प्रीलिम्स एग्जाम एज वेल। तो व्हाट इज़ दिस राइट टू वोट? ठीक है, अगर हम राइट टू वोट की बात करें, सो इट इज़ अ स्टैट्यूटरी राइट अंडर योर आरपीए 1951 सेक्शन 62, राइट? तो सुप्रीम कोर्ट ने इन द कुलदीप नायर वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया केस में ये रूल किया था दैट वोटिंग इज़ अ स्टैट्यूटरी राइट एंड इट इज़ नॉट अ फंडामेंटल और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, ठीक है? अब 2016 में, ठीक है, सो हियर द कंट्रोवर्सी कम्स इन द राजवाला वर्सेस द स्टेट ऑफ हरियाणा दिस जजमेंट, द सुप्रीम कोर्ट टर्म्ड इट एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, ठीक है? तो बट कैच क्या है? कैच ये है कि जो आपकी 16 की जजमेंट थी वो लोअर नंबर ऑफ जजेस इन्वॉल्व थे, छोटा बेंच था, तो लार्जर बेंच था आपका कुलदीप नायर वाला। तो इफ़ द क्वेश्चन कम्स, ठीक है, तो कि क्या है, तो बेसिकली इट इज़ अ स्टैट्यूटरी राइट, ठीक है, क्योंकि आपका लार्जर बेंच ने ये बोला हुआ, ठीक है? फिर 2023 अगेन दिस अनूप बर्नवाल केस द सेम क्वेश्चन केम, तो कोर्ट ने जो एस्टेब्लिश्ड व्यू है उसी को कंटिन्यू रखा, राइट? नाउ अब इलेक्टोरल रोल्स की क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है? एज यू ऑल नो, इफ़ यू टॉक फ्रॉम अ न्यूट्रल पर्सपेक्टिव, सो अपडेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? अब आपको पता है ओनली द पीपल हु आर इंक्लूडेड इन दीज रोल्स दे कैन वोट, ठीक है? तो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक प्रोविज़न भी है, राइट? फ्री, वी नीड टू हैव फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, तो उसमें दिस इलेक्टोरल रोल्स की बहुत इंपॉर्टेंस हो जाती है टू इंश्योर, टू सेफ गार्ड आवर डेमोक्रेसी, ठीक है? बट एट द सेम टाइम्स डुप्लीकेट एंट्रीज, इन एलिजिबल इंक्लूजन्स, मास ओमिशंस, इन सब को भी रेक्टिफाई करने की, इम्पर्सनेशन को भी रेक्टिफाई करने की ज़रूरत है, राइट? Next, there is a concept by the name of ordinary resident in India's voter list. So what is that? So what is, first of all, what is an ordinary resident? तो ordinary resident वो होता है any Indian citizen, ठीक है? So please note these word, any Indian citizen who is aged 18 or above, ठीक है, and who lives in a constituency can register as a voter in India,
ठीक है। तो ऑर्डिनरी रेजिडेंस हुआ कि रेगुलर एंड जेन्युइन प्रेजेंस, ये नहीं कि आप टेम्पररी स्टे है, आपका शॉर्ट स्टे है तो उसको आप ऑर्डिनरी रेजिडेंस नहीं मान सकते। अब एक स्टूडेंट अगर हॉस्टल में जाके रह रहा है, ठीक है, सो दैट इज़ नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंस। अगर उनका कहीं और पे एक घर है, ठीक है, आप एक हॉस्टल में हो, आप कॉलेज के एक हॉस्टल में हो, तो आप यू आर नॉट इंक्लूडेड एज अ ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो इससे क्या होता है, सो दिस रूल बेसिकली प्रिवेंट्स फेक रजिस्ट्रेशन एंड कीप्स द वोटर ऑल्सो कनेक्टेड टू देयर कॉन्स्टिट्यूएंसीज। ठीक है। तो हम इसको ये बोल सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने एक मनमोहन सिंह के केस में 1991 में ये कमेंट किया था, ऑर्डिनरी रेजिडेंस इज़ योर हैबिचुअल प्रेजेंस, जब आपका जो हैबिचुअल प्रेजेंस है रादर देन योर फॉर्मल एड्रेस। ठीक है। बट देर आर सर्टन स्पेशल वाटर कैटेगरीज, दैट इज़ योर पोस्टल बैलेट्स होते हैं आपके सोल्जर्स के लिए जो आपके अब्रॉड में हैं, गवर्नमेंट स्टाफ, इलेक्शन ऑफिशियल्स के लिए। ठीक है। सिमिलरली ओवरसीज इंडियंस हुए, they can register themselves under the section 20A of RPA, but at the same time they must vote for in person. So these are some of the special provisions. So these are details that you should know related to this topic. Next is your BRICS summit. ठीक है। तो अभी एज यू ऑल नो दैट द 17th ब्रिक्स समिट वॉज हेल्ड इन ब्राज़ील रियो दे जेनेरियो, एंड इम्पॉर्टेंट थिंग हेयर इज़ आई वॉन्ट बी डिस्कसिंग द फैक्चुअल डिटेल्स रिलेटेड टू द व्हाट इज़ ब्रिक्स। ठीक है, वो बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं पिछली वीडियो में भी। ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट दो चीज़ें हैं, एक तो यहाँ पर हम जो ये वाला समिट था 2025 का समिट था, इसमें मेन फोकस था ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन को लेकर। ठीक है, ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन, इंक्लूसिव गवर्नेंस, सस्टेनेबल गवर्नेंस, तो ये सब चीज़ें, ये थीम थी, मेजर थीम थी इस पर्टिकुलर समिट की। एंड जो डेक्लरेशन निकल के आया है वहाँ पर भी उसका फोकस उन्हीं चीज़ों पे था, इंक्लूसिविटी, स्ट्रॉन्गर साउथ साउथ कोऑपरेशन एक्सेट्रा। ठीक है। सेकेंड चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, आई विल डिस्कस द हाईलाइट्स ऑफ द समिट, कि जो अभी जो यूएस के प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने जो कमेंट किया है कि ब्रिक्स के ऊपर कि एडिशनल टैरिफ्स लगाएंगे 10%, तो यू शुड कीप अ टैप ऑन सच डेवलपमेंट्स। ठीक है। नाउ व्हाट आर द हाईलाइट्स ऑफ दिस ब्रिक्स समिट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर वाज अ रीअफर्मेशन ऑफ द स्पिरिट ऑफ दिस ब्रिक्स ग्रुपिंग, कि वी विल देयर वाज एन एम्फसिस ऑन म्यूचुअल रिस्पेक्ट, डेमोक्रेसी, इंक्लूसिवनेस एक्सेट्रा। तो 3 पिलर्स के ऊपर कोऑपरेशन पे फोकस रहेगा, दैट इज़ पॉलिटी एंड सिक्योरिटी। ठीक है, पॉलिटी एंड सिक्योरिटी। दूसरा आपका इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल, ठीक है, इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल एंगल। एंड थर्डली ऑन कल्चर एंड पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो इन चीज़ों के ऊपर फोकस रहेगा। एंड रिगार्डिंग द एक्सपेंशन ऑफ दिस ब्रिक्स मेंबरशिप, तो इंडोनेशिया को इट हैज़ नाउ बीन इंक्लूडेड एज अ फॉर्मल ब्रिक्स मेंबर, तो टोटल अब 11 मेंबर्स हो गए हैं। ठीक है। तो this point needs to be highlighted that 11 new BRICS partners countries have been welcomed. सो बेसिकली क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि द मेंबरशिप इज़ एक्सपैंडिंग। ठीक है, तो मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ इशारा कर रहा है। ठीक है, एंड देयर इज़ अ सॉलिडारिटी इन द ग्लोबल साउथ। सो दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स दैट यू कैन हाईलाइट। एंड देयर वर नंबर ऑफ डेक्लरेशंस like BRICS leaders framework declaration of climate finance, then on global governance of artificial intelligence, फिर आपका देर वॉज अ ब्रिक्स पार्टनरशिप फॉर द एलिमिनेशन ऑफ सोशली डिटरमिन्ड डिजीज़, ये लॉन्च हुआ है। राइट। अगर अब हम बात करें इंडिया की, सो इंडिया एट द ब्रिक्स 2025 समिट, तो इंडियन पीएम ने अनाउंस किया, क्योंकि अब 2026 में द प्रेसिडेंसी विल बी विद इंडिया, तो उन्होंने ब्रिक्स का एक न्यू एक्रोनिम दिया है, दैट इज़ बिल्डिंग रिसाइलियंस एंड इनोवेशन फॉर कॉरपोरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, तो जो हमारी G20 में भी जो थीम थी प्रेसिडेंसी के दौरान कि पीपल सेंट्रिक एंड ह्यूमैनिटी फर्स्ट, उसी को ध्यान में रखते हुए द ग्लोबल साउदर्न, जो ग्लोबल साउथ के कंसर्न्स हैं उसको पिक्चर में रखा है। राइट। तो व्हाट वर द गेन्स फॉर इंडिया? अगर हम बात करेंगे इंडिया के क्या गेन्स थे फ्रॉम दिस समिट, सो बेसिकली इंडिया इज़ emerging as a leading voice for the global south and in shaping the BRICS agenda.
तो जो आपकी क्लाइमेट फाइनेंस हुआ, डिजिटल गवर्नेंस हुआ, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स हुए, तो इन सब के ऊपर इंडिया ने कमेंट किया। तो सेकेंडली द ब्रिक्स पे एंड नेशनल करेंसी सेटलमेंट फ्रेमवर्क्स वर डिस्कस्ड। ठीक है, तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सो देर वॉज नो डिस्कशन ऑन कॉमन ब्रिक्स करेंसी कि हम वो नहीं रखेंगे, सो दैट हैज़ बीन रूल्ड आउट. Now there is a BRICS multilateral guarantee mechanism that was launched by the new development bank. So this will basically mobilize your private investment in infrastructure, climate and sustainable development. Right. अब थोड़ी बात करें अगर हम यूएस की, तो बेसिकली अब देखो, आप अगर हम ब्रिक्स की बात करें तो ब्रिक्स इज़ नाउ एमर्जिंग एज अ पावरफुल ब्लॉक. क्यों? एडिशन ऑफ मेंबर्स हो रहा है, तो नाउ इट इज़ रिप्रेजेंटिंग ऑलमोस्ट 50% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड एंड रफली 35% ऑफ द जीडीपी. ठीक है, तो ऐसे में यूएस का इस ब्लॉक को अपोज करना एक नेचुरल थिंग है. ठीक है, देन ब्रिक्स ने अभी जो डॉलराइजेशन की बात की थी, दो दे हैव क्लैरिफाइड दैट दे डू नॉट इंटेंड टू रिप्लेस द डॉलर, बट स्टिल दे आर लुकिंग फॉर अल्टरनेटिव सिस्टम्स, सेटलमेंट सिस्टम्स. तो उससे क्या होगा, एक तो मार्केट एफिशिएंसी इंप्रूव होगी एंड इट विल ऑल्सो लीड टू इंक्लूसिव ग्लोबलाइजेशन. हमारा जो डिपेंडेंस रहता है डॉलर के ऊपर, सो दैट इज़ गोइंग टू बी नलीफाइड. तो ऐसे में जो डोनाल्ड ट्रंप ने कमेंट किया है दैट ही हैज़ वार्न्ड दैट आई विल पुट एडिशनल 10% टैरिफ्स ऑन दिस कंट्रीज फॉर देयर एंटी अमेरिका पॉलिसीज़. ठीक है, तो वो आप ये जो हमने अभी पॉइंट्स डिस्कस किए हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से उसको देखो. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक, रिफॉर्मिंग द UNFCC जो आपका प्रोसेस है. तो जो एज वी ऑल नो दैट देयर इज़ एन ऑन गोइंग क्राइसिस गोइंग ऑन, क्रेडिबिलिटी क्राइसिस इन द जो आपकी क्लाइमेट नेगोशिएशंस चल रही हैं ग्लोबल लेवल पे. ठीक है, तो ये ग्लोबल नेगोशिएशंस दे आर अंडरगोइंग अंडर द फ्रेमवर्क, द UN फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज. ठीक है, तो आपने देखा होगा, इफ़ यू आर फॉलोइंग द न्यूज़ आर्टिकल्स एक्सेट्रा, कि देयर हैव बीन नंबर ऑफ कॉन्फ्रेंसेस. ठीक है, लगभग at the global level countries are making commitments, but the progress on action, climate action, that has been very limited. ठीक है, बहुत आप टारगेट सेट कर रहे हो, गोल सेट कर रहे हो, बट जब एक्शन की बात आती है तो वहाँ पर बहुत ही पुअर प्रोग्रेस है, स्पेशली रिलेटेड टू थीम्स लाइक क्लाइमेट जस्टिस. ठीक है, डेवलपिंग नेशंस के जो आपके लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ हैं उनके अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो द क्लाइमेट जस्टिस पे ज़्यादा कुछ प्रोग्रेस है ही नहीं है. ठीक है, तो ऐसे में देयर इज़ अ नीड टू रिवैम्प दिस प्रोसेस, दिस UNFCCC प्रोसेस. तो अभी एज यू ऑल नो दैट the COP30, the presidency of the COP30 is with Brazil. तो Brazil is trying to revive this confidence in this UNFCCC process. ठीक है, तो वो सब चीज़ें डिस्कस करेंगे. तो पहली चीज़, what is this UNFCCC? तो just to give you a recap, it is a UN process. ठीक है, तो आप कोई भी क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड एग्रीमेंट को आप डिस्कस करना चाहते हो, तो दिस इट इज़ held under this framework, the UNFCCC framework. So it is basically an international treaty to combat the dangerous human interference with the climate system. ठीक है, तो it is a treaty of 1992 and it has been signed by more than 150 countries. ठीक है, and as we all know, the summit name was the Earth Summit. So the formal name was the United Nations Conference on Environment and Development. ठीक है, इट वॉज ऑल्सो हेल्ड इन ब्राज़ील. ठीक है, तो 1992 में हुआ था ये, बट द ट्रीटी केम इनटू फोर्स इन 1994. राइट, एंड ऑल्सो प्लीज नोट दैट एज ऑफ नाउ दिस पर्टिकुलर ट्रीटी कन्वेंशन, इट हैज़ नाउ 198 पार्टीज. ठीक है, और जो COP होता है विद द conference of the parties, so that is the supreme decision making body of this convention, framework convention. ठीक है, so that is held every year. So these are the details that we know now. अब क्या credibility crisis है? तो पहली चीज़, failure to deliver.
क्लाइमेट जस्टिस, दैट दिस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो अपने टारगेट्स, एमिशन टारगेट्स, फाइनेंशियल जो उनके टारगेट्स उन्होंने सेटअप किए उनको मीट नहीं कर पा रही हैं, ठीक है। और जो आपकी लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वल्नरेबल कंट्रीज़ हैं, आइलैंड नेशंस हैं, ठीक है, दे फील दैट दे आर गेटिंग इग्नोर्ड, ठीक है। आप हमें डिसीजन मेकिंग में नहीं इंक्लूड करते, देयर इज़ लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, देयर इज़ लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन द डिसीजन मेकिंग, सो वो ट्रस्ट फैक्टर नहीं है, सो दैट देयर इज़ अ ट्रस्ट फैक्टर। और अब नेशंस लाइक यूएस, ठीक है, जो एक प्रेसिडेंट आता है तो इंक्लूड हो जाते हैं नेगोशिएशंस में, दूसरा आता है तो अपने आप को विड्रॉ कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अंडर दिस करंट प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प, तो द यूएस विड्रू फ्रॉम दीज नेगोशिएशंस। तो इससे ट्रस्ट आपका प्रोसेस के ऊपर से प्रोसेस की क्रेडिबिलिटी की जो है इट रिड्यूसेस, आपका ट्रस्ट उठ जाता है, ठीक है। तो मतलब ये जो चल रही है नेगोशिएशंस, हर साल सीओपी होता है, तो इनकी जो इफ़ेक्टिवनेस है दैट गेट्स रिड्यूस, ठीक है, एंड इट बिकम्स इररिलेवेंट, तो सब पीछे हटने शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे में व्हाट आर द रिफॉर्म्स, व्हाट शुड बी द रिफॉर्म्स, ठीक है। तो अब दीज रिफॉर्म्स, दे एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट बीइंग अ होस्ट ऑफ द COP30, so Brazil is proactively seeking reforms, so it has listed 30 point ideas list, ठीक है, to make these negotiations more inclusive, more efficient, ठीक है। so some of the reforms are that there should be structural streamlining, ठीक है। तो जो भी आपके एजेंडाज हैं, सो देयर विल बी नंबर ऑफ एजेंडाज विच विल बी ओवरलैपिंग इन नेचर, तो इनको हटाओ, ठीक है। नेगोशिएशंस टाइम को रिड्यूस करो, ठीक है, रिड्यूस द नेगोशिएशन टाइम, लिमिट द डेलीगेशन साइज, कि इतने सारे लोग भेज रही है कंट्री तो उसको छोटा करो, स्ट्रीमलाइन, मेक एवरीथिंग लीनर, सो दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। देयर शुड बी अ लिमिट ऑन होस्ट कंट्रीज, ठीक है। तो अब इसका क्या मतलब है कि जो कंट्रीज़ अच्छे से अपना क्लाइमेट एक्शन में प्रोग्रेस नहीं दिखा पा रहे हैं, दे शुड बी बार्ड फ्रॉम बीइंग अ होस्ट ऑफ दिस नेगोशिएशंस, ठीक है। तो जैसे कि अगर हम पहले की बात करें, योर COP28 हुआ, 29 हुआ, सो दीज वर हेल्ड इन ऑयल डिपेंडेंट स्टेट्स, लाइक योर दुबई में हुआ था COP28, बाकू में हुआ था COP29, सो दीज UAE, अजरबैजान, दीज आर ऑयल डिपेंडेंट स्टेट्स। तो ऐसे में दे फेस्ड अ लॉट ऑफ बैकलैश, ठीक है। देन ब्राज़ील ऑल्सो सजेस्ट दैट जो आपकी ये नेगोशिएशंस हैं, क्लाइमेट नेगोशिएशंस हैं, दे शुड ऑल्सो बी हेल्ड इन अदर मल्टीलेटरल फोरम्स, आपका UN एजेंसीज हुए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हुए, तो वहाँ पर भी ये नेगोशिएशंस को लेकर आओ पिक्चर में, राइट। नेक्स्ट, सो द परख RS सर्वे, सो जो 2025 परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण सर्वे, ठीक है, वो रिलीज़ हुआ है। सो दिस पर्टिकुलर सर्वे हैज़ रिवील्ड सिग्निफिकेंट डेफिसिट्स, लर्निंग डेफिसिट्स अमंग द स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लासेस 3, 6 एंड 9, ठीक है, अक्रॉस इंडिया, ठीक है। तो लिटिल बिट अबाउट द सर्वे फर्स्ट ऑफ ऑल। सो दिस इज़ फॉर्मली नोन एज योर नेशनल अचीवमेंट सर्वे, NAS भी बोलते हैं इसको, एंड इट इज़ एडमिनिस्टर्ड बाय दिस परक, दैट इज़ योर परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। सो दिस इज़ एन ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन अंडर योर NCERT, तो ये NCERT कंडक्ट करता है। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग, ठीक है, जो आपका NAS, ठीक है, सो कंडक्टेड अंडर NCERT, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है। नाउ व्हाट इज़ इंक्लूडेड, ठीक है, तो हर क्लास का अपना डिफरेंट वो होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। अगर हम बात करें ग्रेड 9 की, क्लास 9 की अगर बात करें, तो क्लास 9 में लैंग्वेज इंक्लूड होती है, ठीक है, लैंग्वेज, देन मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं क्लास 3 की बात करूं, ठीक है, तो यहाँ पे आपका लैंग्वेज हुआ, दैट इज सेम एज क्लास 9, मैथ्स हुआ,
एनवायरमेंटल साइंस हो, ठीक है, एनवायरमेंटल साइंस बोलो, एनवायरमेंटल स्टडीज़ बोलो। क्लास सिक्स की अगर मैं बात करूँ, क्लास सिक्स में, ठीक है, सो दैट इज़ अगेन लैंग्वेज एंड मैथ्स आर सेम, लैंग्वेज, मैथ्स एंड एनवायरमेंट, ठीक है। तो आपके जो टीचर्स होते हैं दे पार्टिसिपेट है। तो अब अगर हम फाइंडिंग्स की बात करें, ठीक है, फाइंडिंग्स की बात करें से पहले क्लास सिक्स, क्लास थर्ड से शुरू करते हैं। तो हर एक सब्जेक्ट का देयर आर सेपरेट परफॉर्मेंसेस। जैसे लैंग्वेज की बात करें, अगर हम अभी मैं क्लास थ्री की बात करूँ, सो क्लास थ्री में लैंग्वेज, मैथ्स, एनवायरमेंटल साइंस है। तो जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल दैट 67% ऑफ द स्टूडेंट्स कुड इफेक्टिवली यूज एंड गेस न्यू वर्ड्स। तो ये लैंग्वेज की बात है, ठीक है। सो दिस इज़ अ गुड डेवलपमेंट। अगर मैं बात करूँ, मैथ्स की बात करूँ, 68% could classify objects based on multiple properties, ठीक है। बट एट द सेम टाइम, ठीक है, द roughly 50% of the students they struggled with basic geometry and simple financial transactions. Similarly, अगर मैं ग्रेड सिक्स की बात करूँ, only 38% could solve real life puzzles. आई एम टॉकिंग अबाउट मैथमेटिक्स, ठीक है। अगर मैं environmental साइंस की बात करूँ, just 38% of the students they asked questions and made predictions about observable patterns in the nature, ठीक है। and if I talk about class ninth, only 28% could apply percentage calculations, ठीक है। तो रफली फिगर्स क्या दिखा रहे हैं कि क्लास नाइन्थ में 1/3 ऑफ द पीपल आर एबल टू मीट द क्राइटेरिया, क्लास सिक्स में सिमिलर। तो देर इज़ अ गैप, ठीक है। तो अभी गैप है। तो अगर हम स्टेट वाइज परफॉर्मेंस की बात करें, सो अगर टॉप परफॉर्मर्स की बात करें तो पंजाब, केरला, सो दीज आर सम ऑफ द टॉप परफॉर्मर्स। एंड इन द लोवेस्ट परफॉर्मिंग वी हैव डिस्ट्रिक्ट्स फ्रॉम योर झारखंड, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। So what are the policy implications, what are the concerns, what are the policy implications? So number one आपने देख ही लिया होगा that learning deficits are widening as the students progress to higher classes, ठीक है। जो मैथ्स हुआ, साइंस हुआ, तो उसमें जो लर्निंग है वो डेफिसिट वाइडन हो रहा है जब आप बड़ी क्लासेस में जा रहे हो। तो इससे क्या पता लगता है? सो देर इज़ अ नीड टू स्ट्रेंथन योर फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी इन योर प्राइमरी एजुकेशन, फर्स्ट थिंग। सेकेंड, देर शुड बी अ फोकस ऑन इम्प्रूव फोकस ऑन टीचर ट्रेनिंग, ठीक है। तो स्पेशली इन योर अंडर परफॉर्मिंग रीजन्स। क्यों? अभी हमने बात की लो परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट्स कहाँ हैं? ये झारखंड में, जम्मू एंड कश्मीर में, मेघालय में। तो दीज आर सम ऑफ द रीजन्स, अंडर परफॉर्मिंग रीजन्स, जहाँ पर हमें ज़्यादा फोकस करने की नीड है। देन there is a need to incorporate, to focus on, to foster critical thinking, ठीक है, critical thinking, contextual understanding in the students, and for this the school curriculum it needs to reorient. तो उसको भी हमें रिफाइन करने की नीड है, right? So these kind of details you can use in your essays, in your GS2 paper questions as well, right? Next is your catastrophe bonds, ठीक है, also known as the cat bonds. So recently India is exploring the use of these bonds as a financial instrument to strengthen their disaster risk financing and to enhance climate resilience, ठीक है। तो इंडिया में आपने देखा है कितनी फ्रिक्वेंटली नेचुरल डिज़ास्टर्स आर अकरिंग। तो ऐसे में हमारी डिज़ास्टर रिस्क की फाइनेंस करने के लिए वी आर एक्सप्लोरिंग न्यू एंड न्यू फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स. So first of all, what are these bonds? So these are basically hybrid bonds because they combine features of both इंश्योरेंस एंड डेप्ट, ठीक है। तो आपको इंश्योरेंस वाले फीचर्स भी मिलेंगे एंड डेट फीचर्स भी मिलेंगे, ठीक है। सो दे अलाउ एट रिस्क एंटिटीज़, जो आपका सोवरेन स्टेट्स होते हैं, टू ट्रांसफ़र द डिफाइंड डिजास्टर रिस्क टू इन्वेस्टर्स, ठीक है। So in the event of a predefined natural disaster, so investors they will lose a part of or all of their principal, ठीक है, which is then used for the post disaster relief and reconstruction, ठीक है।
तो अब अगर मैं बात करूँ इनकी, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ दीज बॉन्ड्स, सो दीज आर नंबर 1 स्पॉन्सर्ड बाय, स्पॉन्सर कौन है, सोवरेन गवर्नमेंट्स, ठीक है। तो ये प्रीमियम पे करेंगे। दे आर इशूड थ्रू इंटरमीडियरीज, इंटरमीडियरीज कैसे हुआ आपके, जो बैंक्स हुए, वर्ल्ड बैंक हुआ, एशियन डेवलपमेंट बैंक हुआ, ठीक है। एंड दे आर परचेज, तो इशूड बाय, सेकंड इशूड बाय वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक एक्सेट्रा, ये आपके इंटरमीडियरीज हो गए। थर्ड, परचेज कौन करता है, हु आर द परचेजर्स, सो दे आर परचेज बाय ग्लोबल इन्वेस्टर्स, जैसे कि आपका हेज फंड हुआ, पेंशन फंड्स हुआ, फैमिली ऑफिस हुआ, ठीक है। तो जिसको भी हायर रिटर्न्स चाहिए, सो दीज आर द पीपल इन्वॉल्व इन दिस। और जो आपका कूपन रेट होता है, दैट इज डिपेंडेंट अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द डिजास्टर, द रिस्क लेवल ऑफ द डिजास्टर। तो जैसे आपका अर्थक्वेक रिलेटेड बॉन्ड्स हुए, सो दे विल ऑफर लोअर प्रीमियम, ठीक है, एज कंपेयर टू दोज कवरिंग साइक्लोन्स और हरिकेन्स। यस, तो अब इंडिया को क्यों चाहिए, ठीक है, इंडिया को इसलिए चाहिए, सो दिस काइंड ऑफ बॉन्ड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया में फ्रिक्वेंटली होते हैं, एज आई हैव टोल्ड यू, नेचुरल डिजास्टर्स, एंड द इंश्योरेंस कवरेज इन इंडिया इज़ वेरी लिमिटेड, ठीक है। तो इंश्योरेंस कवरेज इज ऑल्सो लिमिटेड इन इंडिया। तो हाउ दिस बॉन्ड, स्पॉन्सरिंग दिस बॉन्ड्स विल हेल्प इंडिया, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास जो क्रेडिट प्रोफाइल है आपकी, ठीक है, तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो उसको आप यूज़ कर सकते हो टू लीवरेज, टू हैव फेवरेबल टर्म्स फॉर दीज बॉन्ड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। सेकेंड, द रिस्क दैट विल गेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम योर गवर्नमेंट टू ग्लोबल इन्वेस्टर्स, ठीक है। एंड यू कैन ऑल्सो एट द सेम टाइम रिंग फेंस योर पब्लिक एक्सपेंडिचर, ठीक है। So these are the some of the advantages of these bonds for India. Yes. Now what are the challenges? ठीक है. Now if these bonds they are poorly designed, ठीक है, so they may miss payouts, ठीक है. अब for example, let's take an hypothetical example. अब आपका एक बॉन्ड है, ठीक है, द बॉन्ड इज ट्रिगर्ड ओनली इफ द अर्थक्वेक इज से अबव 7.6 रिचर स्केल पे आपका मैग्नीट्यूड होगा, तो ही वो एक्टिवेट होगा वो बॉन्ड, ठीक है। और अब जो अर्थक्वेक होता है वो 7.5 का आ जाता है, तो इस केस में डैमेज सीवियर होगा, ठीक है, हम 7.5 मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, लेकिन बोर्ड जो आपका बॉन्ड है वो एक्टिवेट ही नहीं हुआ, क्योंकि उसकी लेवल ही 7.6 से ऊपर का है। तो दिस शोज पुअरली डिजाइंड बॉन्ड्स के केसेस में मैकेनिज्म फेल हो गया, ठीक है। सेकंड, अब दीज बॉन्ड्स दे आर डिपेंडेंट अपॉन अकरेंस ऑफ दीज डिजास्टर्स, अगर डिजास्टर ही ना करो तो ऐसे में जो हमारा प्रीमियम पेमेंट है, सो दैट विल गेट वेस्टेड, ठीक है। सो कॉस्ट बेनिफिट रेशो वाला फैक्टर आ जाता है, ठीक है। तो ऐसे में इंडिया को क्या करने की नीड है, सो देयर इज़ अ नीड टू इंश्योर ट्रांसपेरेंट कॉस्ट कंपैरिजंस, ठीक है, कि आपके पास पहले का डाटा पड़ा है, दूसरे नेशंस का डाटा पड़ा है, हिस्टोरिकल डाटा पड़ा है, तो ऐसे में आप पहले देखो, ठीक है, कि जो भी ये फैक्टर्स हैं क्या ये हेल्पफुल रहेंगे इंडिया के लिए, ठीक है। नाउ at the same time we need to collaborate, we need to engage with intermediaries, risk modelers, right? So these are some of the prerequisites that India needs to undertake before finalizing with these bonds. Admiralty, Jurisdiction and Settlements of Maritime Claims Act of 2017, ठीक है। तो अभी रिसेंटली केरला हाई कोर्ट ने, ठीक है, सो रिसेंटली इट हैज़ ऑर्डर्ड द अरेस्ट ऑफ अ कंटेनर शिप, ठीक है, लिबेरिया की कंटेनर शिप है बाय द नेम ऑफ अकीत एकता, ठीक है। तो दिस हाई कोर्ट दे हैव ऑर्डर्ड द अरेस्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर शिप, एंड कब किया है ये, जब आपकी जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ केरला ने एक एडमायरेलिटी सूट फाइल किया था कोर्ट में अंडर द सेक्शन 4 ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट,
So what is this particular act? So this act is nothing but consolidation of the existing laws related to admiralty jurisdiction. ठीक है, लीगल प्रोसीडिंग्स इन कनेक्शन विद वेसल्स, ठीक है, तो उनका अरेस्ट, डिटेंशन एक्सेट्रा, तो ये सब कुछ एक सिंगल एक्ट के अंडर आ जाता है. तो जो भी आपके ब्रिटिश टाइम की एक्ट थी, चाहे वो 1861 का एडमायरल्टी कोर्ट एक्ट हो, 1890 का कॉलोनियल कोर्ट्स एक्ट हो, तो वो सारी इस तरीके की सारी एक्ट्स को मर्ज करके एक सिंगल कंसोलिडेटेड एक्ट आया था. एंड नाउ द applicability of this particular act. So this act is applicable to each and every vessel irrespective of the place of ownership, ठीक है, of the domicile or the residence of this owner. ठीक है, there are certain exceptions to this act. Number one, it is not applicable to vessels which are inland vessels. ठीक है, इनलैंड वेसल्स के अंडर दे आर नॉट इंक्लूडेड इन दिस एक्ट. वेसल्स विच आर अंडर कंस्ट्रक्शन, दे आर नॉट इंक्लूडेड. ठीक है, देन अ वॉरशिप आपका चाहे वो नेवल हो, सो ऑल दीज आर नॉट इंक्लूडेड. देन फॉरेन वेसल्स विच आर यूज्ड फॉर नॉन कमर्शियल एक्टिविटीज़, they can also be excluded if they central government notifies so. ठीक है, एंड दिस अगर हम अब ज्यूरिसडिक्शन की बात करें, द एडमायरल्टी ज्यूरिसडिक्शन, सो दिस इज़ एप्लीकेबल टू 8 हाई कोर्ट्स. ठीक है, जैसे आपका कैलकाटा हुआ, बॉम्बे, मद्रास, कर्नाटका, गुजरात, तो इसके ऊपर आपको प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आ सकता है. एंड दिस ज्यूरिसडिक्शन ऑफ दिस हाई कोर्ट्स, ठीक है, दे आर एक्सरसाइजेबल ऑफ द वाटर्स अप टू एंड इंक्लूडिंग द टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ देयर रिस्पेक्टिव ज्यूरिसडिक्शंस. तो जो भी इस पर्टिकुलर स्टेट का टेरिटोरियल वाटर्स होगा वहाँ तक उनका ज्यूरिसडिक्शन वैलिड है. ठीक है, तो अब कैसे क्लेम्स डिसाइड करती हैं हाई कोर्ट्स इन पर्टिकुलर एक्ट के अंडर? लाइक डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग द पोसेशन ऑफ द वेसल, ओनरशिप ऑफ द वेसल, लॉस और डैमेज्ड दैट अकर्स ड्यू टू द ऑपरेशन ऑफ द वेसल. ठीक है, लॉस ऑफ लाइफ, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, इंजरी. ठीक है, तो ये सब चीज़ों के जो क्लेम्स होते हैं, मैरीटाइम क्लेम्स होते हैं, वो सब डिसाइड होता है. यस, नाउ इफ आई टॉक अबाउट द अरेस्ट ऑफ द वेसल्स, सो दीज आर बेसिकली व्हाट इज़ दिस अरेस्ट ऑफ द वेसल? तो यहाँ पर जो आप जजमेंट पास करोगे, ठीक है, टू ऑब्टेन द सिक्योरिटी फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ दोज जजमेंट्स, दिस अरेस्ट इज इम्पोर्टेंट. ठीक है, अब कब करते हैं हाई कोर्ट्स अलाउ ये अरेस्ट? अगर हाई कोर्ट को ये लगता है कि जो ओनर ऑफ द वेसल है, ठीक है, अब मैरिटाइम क्लेम का फाइल हुआ केस हाई कोर्ट के पास, और हाई कोर्ट को लगता है कि ओनर ऑफ द वेसल इज एट दैट पर्टिकुलर टाइम पॉइंट ऑफ टाइम लाइबल फॉर दैट क्लेम, तो वो अरेस्ट को अलाउ कर देंगे. ठीक है, और द क्लेम इज़ बेस्ड ऑन अ मोर्टगाज, ठीक है, ऑफ द वेसल, तो वो अलाउ कर देंगे. और द क्लेम इज़ रिलेटेड टू द पोसेशन ऑफ द वेसल, तो वो अलाउ कर देंगे. और द ओनरशिप ऑफ द वेसल, तो वो अलाउ कर देंगे. सो दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स अंडर विच दिस अरेस्ट ऑफ द वेसल्स कैन बी अलाउड. ठीक है, next, northeastern region district SDG index. So the second edition of this NER district sustainable development goals index has been released by the नीति आयोग. ठीक है, तो ये है क्या? तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ डेवलप्ड बाय नीति आयोग एंड योर मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एज वेल एज टेक्निकल सपोर्ट फ्रॉम UNDP. ठीक है, द फर्स्ट एडिशन वॉज रिलीज्ड इन 2021 and it measures the performance of districts across your 8 northeastern states. ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट्स को आप 4 कैटेगरी में करते हो कैटेगराइज. फर्स्ट, अचीवर्स विच हैव अ स्कोर ऑफ 100. ठीक है, फ्रंट रनर जब आपका 65 to 99 हो, परफॉर्मर 50 to 65 हो, और एस्पिरेंट इज़ लेस देन 50. ठीक है, तो अब वाले इंडेक्स की अगर हम बात करें तो in the highest is for your one district in Mizoram, that is your Hanaithal district,
विद स्कोर ऑफ 81.43. तो ये 81.43 है, तो इट इज़ इन द फ्रंट रनर कैटेगरी, ठीक है. और द लोवेस्ट स्कोर इज़ फ्रॉम योर दिस लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश 58.71. सो दैट फॉल्स इन द परफॉर्मर स्कोर, ठीक है, परफॉर्मर. तो बेसिकली एस्पिरेंट में कोई नहीं है, अचीवर में कोई नहीं है, ठीक है. एंड इम्पोर्टेंट फाइंडिंग्स लाइक ऑल डिस्ट्रिक्ट्स इन मिज़ोरम, सिक्किम, त्रिपुरा, दे आर फ्रंट रनर्स, ठीक है. तो दीज आर सम ऑफ द हाईलाइट. सो व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस, ठीक है. तो बेसिकली कोई भी आपका डाटा बेस्ड, स्टैटिस्टिक्स बेस्ड अगर इंडेक्स है, सो दैट हेल्प्स इन एविडेंस बेस्ड प्लानिंग, ठीक है. तो आपके पास इंफॉर्मेशन है, स्टैटिस्टिक्स है, डाटा है, तो उसको यूज़ करो आप प्लानिंग में. एंड दैट विल हेल्प इन बेटर डिज़ाइनिंग ऑफ द पॉलिसी, इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन, फोकस एरियाज, ठीक है. So these are some of the important findings, important topic from your prelims point of view. Next, national overseas scheme, ठीक है, the NOS, national overseas scholarship scheme. So the union social justice ministry है, it is in the process of seeking additional allocation for administration of this particular scheme for the marginalized students. So it is basically a central sector scheme. So this is important, central sector scheme under your this Ministry of Social Justice and Empowerment, and it supports marginalized groups, जो आपका SCs हुए, denotified nomadic tribes हुए, landless agricultural laborers etc. तो to so that they can obtain higher education by studying abroad, चाहे वो आपका मास्टर्स हो, PhD हो, ठीक है. तो अंडर दिस स्कीम, अंडर ईच ईयर, जो सिलेक्शन ईयर है, 125 कैंडिडेट्स को सेलेक्ट किया जाता है. एंड आउट ऑफ दीज 125 कैंडिडेट्स who are awarded this scholarship, 115 are from SC, 6 from denotified tribes, 4 landless agricultural labor and traditional artisans, ठीक है. 30% आपकी जो है स्कॉलरशिप दैट सीट्स दैट आर रिजर्व्ड फॉर द वुमेन कैटेगरी, ठीक है. सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज शुड बी लेस देन 35 ईयर्स, मोर देन 60% मार्क्स इन योर डिग्री दैट इज़ UG और PG, ठीक है. एनुअल इनकम शुड बी लेस देन 8 लाख. सो दीज आर सम ऑफ द क्राइटेरियाज. अगेन अ प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू क्वेश्चन कैन कम. सो देर आर सर्टन एक्सक्लूजन्स एज वेल, दैट देर इज़ नो सपोर्ट फ्रॉम बैचलर्स कोर्सेज, ठीक है. नो मोर 2 चिल्ड्रन ऑफ द सेम पेरेंट और गार्जियन आर अलाउड, ठीक है. And candidates who are already studying or staying or having completed studies abroad, they are again not eligible, ठीक है. And the candidate is also not eligible for scholarship to pursue the same level of course for which he or she has already acquired the qualification from any particular institution, whether in India or abroad, ठीक है. So again your prelims point of oriented topic. Now next, Bulgaria becomes the 21st member of the यूरो एरिया, ठीक है. सो यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये है, पहले तो आपका जोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है. तो अगर हम बात करें दिस पर्टिकुलर कंट्री, इट इज़ लोकेटेड इन द साउथ एशियन रीजन ऑफ द यूरोपियन कॉन्टिनेंट, ठीक है. साउथ एशियन है, बिल्कुल 5 कंट्रीज से बॉर्डर मिलता है इसका. रोमानिया इन द नॉर्थ, Turkey and Greece in the south, North Macedonia in the southwest, Serbia in the west. और अगर हम ईस्टर्न साइड की बात करें तो ब्लैक सी, ठीक है. कैपिटल इज सोफिया. एंड important learning is that there is a river, as you must have heard about, Danube river. So it is one of the major rivers of this particular country, and the climate is moderate continental climate, ठीक है. तो अब यहाँ पर व्हाट इज़ यूरो जोन, ऑल्सो नोन एज द यूरो एरिया. सो इट इज़ बेसिकली इट इज़ अ जोग्राफिकल एंड इकोनॉमिक रीजन, ठीक है. सो इट कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज यूरोपियन यूनियन कंट्रीज विच हैव फुली इनकॉर्पोरेटेड यूरो एज देयर नेशनल करेंसी, ठीक है. तो important and the second important learning is that not all European Union nations they participate in the eurozone, ठीक है. कुछ की अपनी खुद की करेंसी होती है एंड उस वजह से उनका खुद का फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होता है.
एंड फॉर दिस यूरो जोन कंट्रीज जो आपका ECB है, द यूरोपियन सेंट्रल बैंक, सो दैट एक्ट्स एज द सोल पावर टू सेट द मॉनेटरी पॉलिसी, राइट, जैसे हमारा RBI है. तो इन ऑर्डर टू ज्वाइन दिस यूरो एरिया, द यूरोपियन यूनियन कंट्रीज दे नीड टू फुलफिल सर्टेन क्राइटेरिया विच इज़ ऑल्सो नोन एज द कन्वर्जेंस क्राइटेरिया. तो उसमें क्या रहता है कि आपका प्राइस स्टेबिलिटी होना चाहिए, प्राइस, ठीक है, प्राइस पे फोकस रहता है. सेकेंडली पब्लिक फाइनेंस के ऊपर फोकस रहता है, पब्लिक फाइनेंस, ठीक है. एंड एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी. तो ये क्राइटेरिया है. इफ़ दिस क्राइटेरिया इज मेट ओनली देन दैट पर्टिकुलर कंट्री इज कंसिडर्ड, ठीक है. एंड दिस पर्टिकुलर क्राइटेरिया इज ऑल्सो नोन बाय द नेम ऑफ मास्ट्रिच क्राइटेरिया, मास्ट्रिच, ठीक है, क्राइटेरिया, क्योंकि ये 1992 में यहाँ पर ट्रीटी हुई थी, ठीक है. So I am assuming that everyone knows what is European Union, etc. So I am not going to go into that details. Yes. So quickly taking the next topic now. And the BIND scheme. So that is the broadcasting infrastructure and the network development scheme. So basically, the central government will establish Akashvani Kendra in Ujjain under this particular scheme. So what is this scheme? Again, it is a central sector scheme. ठीक है. तो एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है सपोर्टिंग योर प्रसार भारती, दैट इज़ ऑल इंडिया रेडियो एंड दूरदर्शन. सो इट प्रोवाइड्स बेसिकली फाइनेंशियल सपोर्ट टू दिस AIR दूरदर्शन फॉर expenses related to their upgradation और द एक्सपेंशन ऑफ देयर ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, कंटेंट डेवलपमेंट, ठीक है. तो ये इन सब चीज़ों के लिए फाइनेंशियल स्कीम है ये. तो बेसिकली एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि अभी रिसेंटली अपडेट क्यों आए हैं. सो हमारा इस पर्टिकुलर स्कीम के अंडर फोकस रहता है उन रीजन्स के ऊपर विच आर इन योर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म एरियाज, बॉर्डर एरियाज और द स्ट्रैटेजिक एरियाज, ठीक है. देन देर आर सर्टन significance objective of the scheme that enhance the AIR FM coverage from 59% to 60%, 66% of the area and to 80% of the population. तो ये चीज़ अगेन important from prelims point of view, direct statements can come, ठीक है, as the prelims is becoming more and more factual, so we should be aware of these kind of details. Next, India's battery passport system. So India is basically set to roll out a battery passport system. So this will help to give electric vehicle owners detailed information about the batteries in use, ठीक है. सो बेसिकली आपकी जो EV बैटरीज है उसका एक डिजिटल आइडेंटिटी है. सो इट इज़ व्हाट विल हैपन इन दिस इज़ दैट आपका जैसे आधार होता है एक इंडिविजुअल का, सिमिलर काइंड ऑफ आइडेंटिटी, ठीक है. सो एवरी बैटरी विल हैव अ यूनिक ID. सो आपका जो EV प्रोडक्ट है, बैटरी है, उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है आप QR कोड के थ्रू उसको एक्सेस कर सकते हो. यस. नेक्स्ट, तलाश इनिशिएटिव. सो तलाश इनिशिएटिव, सो जो आपकी नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स है विच इज़ एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स हैज़ लॉन्च दिस पर्टिकुलर इनिशिएटिव. सो अंडर दिस इनिशिएटिव, what is the full form first of all for Talash? Tribal Aptitude, Life Skills and Self Esteem Hub, ठीक है. तो जो आपके एकलव्य मॉडर्न रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं उनमें स्टूडेंट्स जो इनरोल्ड हैं उनके ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए ये पर्टिकुलर इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है, ठीक है. तो बेसिकली उनकी एजुकेशनल ग्रोथ के लिए, पर्सनल ग्रोथ के लिए सर्टेन initiatives would be undertaken under this scheme. yes. तो वो कैरियर चॉइसेस कैसे करनी है, उनको कैरियर चॉइसेस में हेल्प करना, एसेंशियल लाइफ स्किल्स, उनकी स्किल सेट को डेवलप करने के लिए, ऑल दीज थिंग्स वुड बी इंक्लूडेड, राइट. सो कैरियर काउंसलिंग हुआ, साइकोमेट्रिक असेसमेंट हुआ, सेल्फ एस्टीम मॉड्यूल्स, इवन फॉर टीचर्स ई लर्निंग मॉड्यूल इज देयर, राइट. नेक्स्ट, India's 44th UNESCO World Heritage Site. So recently the Maratha military landscapes of India, they have been included in the World Heritage list of UNESCO at its 47th session in
20 इन पेरिस, ठीक है। तो जो ये मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स हैं, दे वर इंक्लूडेड इन द टेंटेटिव लिस्ट इन 2021, राइट, अंडर द कल्चरल क्राइटेरिया। एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग अगेन फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, हमें लगता है कि मराठास से रिलेटेड है तो सारी की सारी जो साइट्स हैं दे विल बी ओनली इन महाराष्ट्र, ठीक है। बट इम्पॉर्टेंट थिंग द 12 फोर्ट्स आर इंक्लूडेड एंड दीज आर स्प्रेड अक्रॉस बोथ महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। एंड अगर हम बात करें अब सेपरेटली डिफरेंट फोर्ट्स की, तो द फोर्ट्स आर हिल फोर्ट्स, आइलैंड फोर्ट्स, कोस्टल फोर्ट्स, हिल फॉरेस्ट फोर्ट्स, हिल प्लेटू फोर्ट्स। तो यहाँ पर आपको हर फोर्ट का इंपॉर्टेंस भी पता होना चाहिए। लाइक आई विल गिव यू एन एग्जांपल, अगर मैं अब शिवनेरी फोर्ट की बात करूँ, सो दिस इज़ बर्थ प्लेस ऑफ शिवाजी, ठीक है। ठीक है, ठीक है। अब देन रायगढ़ फोर्ट, सो दिस वाज द परमानेंट कैपिटल ऑफ शिवाजी, कैपिटल, ठीक है। और अगर हम बात करें राजगढ़ की, सो राजगढ़ वाज अगेन द फर्स्ट पॉलिटिकल बेस ऑफ हिंदवी स्वराज, ठीक है। तो दिस वाज कैपिटल ऑफ मराठा एम्पायर। फिर जैसे सिंधु दुर्ग है, सो दिस सिंधु दुर्ग इज लोकेटेड इन द अरेबियन सी, ठीक है। प्रतापगढ़ फोर्ट है, सो अफजल खान के साथ लड़ाई हुई थी प्रतापगढ़। सो सम इम्पोर्टेंट फीचर, पनहला फोर्ट, एज यू नो दिस इज एसोसिएटेड विद ताराबाई, ठीक है। विजय दुर्ग, सो दिस वाज नोन एज द ईस्टर्न गिब्राल्टर, विजय दुर्ग, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्चुअल डिटेल्स जो यू शुड बी नोइंग, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस यू शुड बी नोइंग बेसिक फंडामेंटल्स रिलेटेड टू वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, कि इंडिया में कौन कौन सी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, क्या क्राइटेरिया रहता है। सो इंडिया नाउ हैज़ 44 साइट्स एंड इट इज़ रैंक्ड 6th ग्लोबली एंड सेकंड इन एशिया पैसिफिक, यस। सो रिसेंटली रिलेटेड टू द एयर इंडिया क्रैश हुआ था, जो उससे रिलेटेड जो आपका एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो है, उन्होंने अपनी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट दी है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दैट रिपोर्ट, द बोथ द इंजन फ्यूल कंट्रोल स्विचेस दे मूव फ्रॉम रन टू कट ऑफ जस्ट आफ्टर द टेक ऑफ, ठीक है, जिसकी वजह से ये डिज़ास्टर हुआ, ठीक है। और उसमें ये भी बोला गया था कि कॉकपिट जो आपकी रिकॉर्डिंग्स हैं कि वन पायलट इज़ क्वेश्चनिंग द अदर अबाउट कटिंग ऑफ द फ्यूल, ठीक है। फिर जो दूसरे पायलट ने डिनाई भी किया था, ठीक है। तो अब ये फ्यूल कंट्रोल स्विचेस होते क्या हैं, ठीक है। तो फ्यूल कंट्रोल स्विचेस दे बेसिकली रेगुलेट द इंजन फ्यूल फ्लो, ठीक है। एंड ये मैनुअली ऑपरेट करते हैं, तो मैनुअली आपको इसको रन से कट ऑफ करना पड़ता है, यस। and there is a strong protection available here, they are protected by brackets and a stop lock mechanism, ठीक है। तो जब आप इंजन स्टार्ट करते हो तभी आप इनको ऑपरेट करते हो, मतलब कि आप जब ग्राउंड पे होते हो, इन द स्काई इसको ऑपरेट नहीं करते। स्काई में तभी करते हो जब आपका कुछ इंजन फेलियर हो गया और ख़तरा है कि फ्यूल पहुंच जाएगा तो ब्लास्ट हो जाएगा, तो इन अंडर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस दे आर ऑपरेटेड वाइल इन फ्लाइट, ठीक है। तो बेसिकली ड्यूरिंग इंजन स्टार्टअप एंड इंजन शटडाउन ही ये मैकेनिज़्म को हम करते हैं। नाउ अब जो रन है, रन का मतलब क्या है, दैट यू विल बी फीडिंग फ्यूल टू द इंजन फॉर इट्स नॉर्मल ऑपरेशन। तो जब आपने स्टार्ट करा तो फ्यूल रन पे लेके आया अब इसको, एंड तो आपके जो फ्यूल है इंजन तक पहुंचने लग जाएगा। कट ऑफ मीन्स कट ऑफ द फ्यूल, शट द इंजन डाउन, ठीक है। तो सवाल ही नहीं उठता कि इन फ्लाइट इसका यूज़ हो पाए, तो ऑब्वियसली आपका इंजन वर्क करना प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा, राइट। Next, revisiting the ESZ guidelines. So recently a meeting of the Standing Committee of the National Board for Wildlife was chaired by the Union Environment Minister, and it was decided to revisit the 2011 guidelines on the eco-sensitive zones. Okay. So what are eco-sensitive zones? They are nothing but the fragile areas which are notified by the Ministry of Environment, ठीक है। तो आपके जैसे प्रोटेक्टेड एरियाज हुए,
नेशनल पार्क्स हुए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हुए, तो उनके अराउंड जो एरियाज हैं विच आर फ्रेजाइल इन नेचर, सो दे एक्ट एज शॉक अब्जॉर्वर्स. ठीक है, एक तरीके का ट्रांजिशन जोन है. सो दीज आर द ESZs. सो दे हैव अ स्टैट्यूटरी बैकिंग अंडर योर EPA, जो आपका एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है. एंड प्लीज नोट, दिस पर्टिकुलर एक्ट डजेंट मेंशन दिस वर्ड ESZ, बट गवर्नमेंट इस एक्ट के बेसिस पे पावर्स को ड्रॉ करती है टू डिक्लेयर द ESZs. ठीक है, एंड दीज गाइडलाइंस विच वर इशूड इन द ईयर 2011, दे सेट अप द framework for declaring of the ESZs. And the extent of ESZs, we all know that can be up to 10 kilometers around a protected area. Now, what are the objective of the revised guidelines? Now, they need to make these ESZ norms more site specific and aligned with the present conditions, socio-economic conditions हुआ, ecological conditions हुआ. ठीक है, तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज दिस. सेकेंडली, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टिव दिया है कि देयर शुड बी अ रिवाइज नोट ऑन द ESZs. ठीक है, यू होल्ड कंसल्टेशन विद डिफरेंट स्टेक होल्डर्स, राइट, एंड देन रिवाइज दीज फ्रेमवर्क. यस, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, आपका जैसे 10 किलोमीटर रूल है. ठीक है, सो दैट इज़ अ यूनिफॉर्म रूल कि हर ESZ में 10 किलोमीटर का एक ब्लैंकेट होना चाहिए, बट दैट कैन नॉट बी द केस. ठीक है, दैट शुड बी डिपेंडेंट अपॉन द साइट, राइट. तो हिली एरियाज़ के लिए अलग होना चाहिए, अर्बन पार्क्स के लिए अलग होना चाहिए. सो दीज काइंड ऑफ साइट स्पेसिफिक मॉडिफिकेशंस आर रिक्वायर्ड. So there were some other news as well. Quickly, that World Population Day, it was held on July of 11th with the theme empowering young people to create the families they want in a fair and hopeful world. So more from your prelims point of view, this and a history of WPD. So this was established by the then governing council of the UN Development Program in 1989. ठीक है, तो आपने एक सुना होगा 5 billion day on 11 July 1987 when the population of the world reached 5 billion. ठीक है, so that this day emerged then. ठीक है, so the first time it was observed on July 11 1990. So again, factual details. Second, AMED API. So recently the Google has launched their agricultural monitoring and event detection API. So this will provide information on crops and field activity across India. Okay, so it is an artificial intelligence based open source application programming interface. ठीक है, तो आपका जो फील्ड लेवल क्रॉप डाटा है दैट विल बी प्रोवाइडेड विद द हेल्प ऑफ दिस. टाइप ऑफ क्रॉप क्या है, क्रॉप का सीज़न क्या है, फील्ड साइज़ क्या है, उसके बेसिस पे आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी. नेक्स्ट, महाराष्ट्रा's अर्बन मायोजम बिल. ठीक है, सो द महाराष्ट्र असेंबली हैज़ पास दिस स्पेशल पब्लिक स्क्रूटिनी बिल 2024 टारगेटिंग अर्बन मायोजम एंड लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म. So first of all, what is this urban maoism? So basically it is the strategy, the CPI strategy of expanding its influence in cities. आप स्टूडेंट्स को इन्फ्लुएंस करते हो, उनको मोबलाइज करते हो, प्रोफेशनल्स को इंक्लूड करते हो, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को इंक्लूड करते हो. ठीक है, तो कैसे करते हो आप? NGOs के हेल्प के थ्रू यू ऑर्गेनाइज प्रोटेस्ट, मीडिया कैंपेन्स, you infiltrate the political organizations, civil society organizations, and then you weaken the state from within. Okay, so on the basis of that this particular bill has been passed. And now important thing is, what are the concerns related with this? That terms like practicing disobedience, disrupting communication, so these are vague in nature. They can have open-ended definitions. तो ऐसे में जो हमारा क्रूशियल क्रिटिसिज्म होता है, ठीक है, वो चीज़ भी गवर्नमेंट यूज़ कर सकती है इस पर्टिकुलर एक्ट को दबाने के लिए. ठीक है, सो दीज काइंड ऑफ critics have warned of the vague and definitions and the misuse against the peaceful dissenters.
संचार मित्र स्कीम, सो DOT हैज़ रोल्ड आउट द संचार मित्र स्कीम, ठीक है. सो इट विल बेसिकली एम्पावर द यूथ ऑफ द कंट्री एज डिजिटल एम्बेसडर्स. तो आपके जो वॉल्टियर्स होंगे, स्टूडेंट वॉल्टियर्स, दे विल बी डेजिग्नेटेड एज संचार मित्रस एंड दे विल बी एम्पावर्ड टू रेज अवेयरनेस अमंग द पब्लिक अबाउट की टेलीकॉम इश्यूज़, ठीक है. इश्यूज़ लाइक डिजिटल सेफ्टी, साइबर फ्रॉड्स, ठीक है, रेडिएशन कंसर्न्स, responsible usage of mobiles and literacy and digital literacy, etc. E-truck initiative, ठीक है. So the union minister for heavy industries, he has launched this particular scheme. So it will provide financial incentives for electric trucks, ठीक है. तो आपकी जो PM E-drive scheme है, so under that particular scheme financial incentives will be provided, and the government of India is under this scheme providing direct support of up to rupees 9.6 lakhs per vehicle. So the vehicles will be categorized into categories like N2, N3, etc. on the basis of weight, ठीक है. तो जैसे आपका 5 to 12 टन्स का ग्रोस व्हीकल वेट है, सो दैट इज़ N2 कैटेगरी. N3 कैटेगरी जहाँ पर आपका 12 to 55 टन्स के बीच में होगा. ब्लड मनी, ठीक है. तो एज वी इफ़ यू आर फॉलोइंग द न्यूज़, सो अ नर्स फ्रॉम केरला हैज़ बीन सेंटेंस्ड टू डेथ इन यमन फॉर अ मर्डर in 2017, and she may be spared if the victim's family accepts the blood money, ठीक है. तो आपका जो इस्लामिक शरिया लॉ होता है, उसके अंडर देयर इज़ अ टर्म नोन बाय द नेम ऑफ दिया. So basically it is a financial compensation that is paid by the offender, in this case the nurse from the Kerala, to the victim's family, ठीक है. चाहे आपका होमिसाइड हो, मर्डर हो, तो दिस इज़ अलाउड इन अंडर द इस्लामिक लॉ, शरिया लॉ, ठीक है. तो ऐसे में इंस्टेड ऑफ रेट्रीब्यूशन, अगर आप रिकन्सोलिएशन को प्रेफरेंस दे रहे हो, तो दिस ब्लड मनी कम्स इनटू पिक्चर, ठीक है. एंड द इम्पोर्टेंट थिंग, दिस द गवर्नमेंट, the state might impose additional punishment even if this blood money is accepted, ठीक है. तो हमारे इंडिया में दिस पर्टिकुलर सिस्टम इज़ नॉट एक्सेप्टेड. इट इज़ डन इन सऊदी अरेबिया, यमन, स्पेशली द मिडल ईस्टर्न कंट्रीज. Operation Shiva. So this Indian Army has recently launched the Operation Shiva as a part of its multi-tier security setup for the security of this Amarnath Yatra. So as we all know, this Amarnath Yatra, which is the Hindu pilgrimage to the sacred cave in Jammu and Kashmir, ठीक है. तो वो अब आफ्टर मैनी ईयर्स, ठीक है, इट हैज़ अगेन रीस्टार्टेड, दिस पर्टिकुलर यात्रा हैज़ रीस्टार्टेड. तो वहाँ पर गिवन दिस अभी जो अटैक हुआ था, तो पहलगाम अटैक, तो उसको ध्यान में रखते हुए द ऑपरेशन शिवा हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द इंडियन आर्मी. नाउ लेट्स टेक अ क्वेश्चन. सो इट सेज India's open ecosystems have long been misclassified as wastelands, leading to ecological degradation and social displacement. Critically examine the ecological and socio-cultural significance of these open systems. Suggest suitable policy measures for their conservation and sustainable use. So first of all, what is the again the format would be introduction, body and conclusion. So in the introduction you will be starting with what are open systems. So open systems are your grasslands, deserts, scrublands, etc., and these have been historically misqualified classified as wastelands, ठीक है. तो ये आपका colonial legacy है एक, and due to this it has led to land conversion, industrial encroachments, etc. So this calls for a paradigm shift now in policy making and conservation strategy. तो सबसे पहले बात करते हैं, इंट्रोडक्शन में आप ये दोगे, कंटेक्स्ट दोगे. सेकेंडली अगर हम बॉडी की बात करें, तो इन बॉडी यू विल बी डिस्कसिंग द इकोलॉजिकल एंड सोशो कल्चरल सिग्निफिकेंस ऑफ दिस सिस्टम. तो उसमें आप क्या क्या इंक्लूड कर सकते हो? यू कैन इंक्लूड नंबर 1, दे आर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, ठीक है, बायो हॉटस्पॉट्स, ठीक है. दे आर होम टू एंडेमिक स्पीशीज़, आपका एंडेंजर्ड स्पीशीज़ लाइक
इंडियन वुल्फ हुआ, आपका चिनकारा हुआ, ठीक है. सेकेंडली यू कैन इंक्लूड कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, ठीक है. दीज पर्टिकुलर grasslands, savannas, they store significant amount of soil carbon and which is essential important for climate mitigation. Third, ecosystem services. Ecosystem services. So under this you will be mentioning about regulation of water cycles, they support pollination, prevent desertification through soil stabilization etc. तो ये तो आपके हो गए इकोलॉजिकल, ठीक है. अब अगर हम बात करें सोशो कल्चरल की, तो पेस्टोरल लाइवलीहुड्स, पेस्टोरल, ठीक है. तो आपका कम्युनिटीज़ हुई जैसे कुरुबाज इन कर्नाटका, धंगर्स इन महाराष्ट्र, रबडीज इन गुजरात. सो दीज ऑल डिपेंड अपॉन ओपन लैंड्स फॉर रोटेशनल ग्रेजिंग. ट्रेडिशनल नॉलेज, ठीक है. ट्रेडिशनल नॉलेज अगेन important point that you can highlight. Traditional knowledge, these groups employ sustainable practices like controlled burning, water harvesting, mobility based grazing. So these all you can mention. So now what are the problems due to this classification, misclassification? तो अब अगर आप open habitats को wasteland बोल रहे हो तो इसकी वजह से what are the happenings? नंबर 1, इकोसिस्टम डिग्रेडेशन, क्योंकि आपका लैंड यूज़ इनअप्रोप्रिएट होगा. सेकेंडली यू आर लैंड, देयर वुड बी लैंड गैर्बिंग, देयर वुड बी फेंसिंग, दिस विल मार्जिनलाइज द पास्चरल कम्युनिटीज़. मोनोकल्चर ट्री प्लांटेशंस, so that will again lead to disruption of native flora and fauna. So what in the next you can mention about the policy measures. So we need to, number 1, revise the land classification systems. We need to have site specific conservation plans, ठीक है. We need to take care of the rights and participation of communities like the pastoral community, ठीक है. Then there is a need for better awareness and education, right. So finally in the conclusion you need to highlight that these open systems, they are not wastelands, they are vibrant landscapes which have ecological, cultural as well as economic significance, and India needs to have a comprehensive framework, urgent reform है चाहिए, to ensure that these ecosystems are not only preserved, ठीक है, but also made use, जो भी इनकी यूसेज है इन द लॉन्ग रन इन अ सस्टेनेबल मैनर. सो दिस इज हाउ यू कैन कंक्लूड द आंसर. सो दीज आर द टॉपिक्स दैट आई वांटेड टू डिस्कस इन द टुडेज वीडियो. सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी टेकिंग द वीक 3 करंट अफेयर्स. थैंक यू.